हेलो बच्चों, हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद अब दो छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, उनको आज समझेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब क्या है कि नेशन को किसी एक पर्सन का चेहरा देना, इसी को विजुअलाइजिंग बोलते हैं। हुआ क्या, 18-19 सेंचुरी में जो उस वक्त के आर्टिस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने एक तरीका ढूंढा। जो उस वक्त जो भी घटनाएं हो रही थी या जो भी आइडियल उठ रहे थे, जैसे कि जस्टिस का हो गया, फ्रीडम का हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों को वो लोग एक किसी एक लेडी की शक्ल दे रहे थे, या किसी एक थिंग्स के बारे में उनको एक तरीके से चेहरा दे रहे थे। जैसे कि आपको बताया, फ्रीडम के लिए उन्होंने ब्रोकन चैन का यूज करा, ठीक है, जो वहाँ का निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक डंडे का यूज किया। कुछ इस तरह की बातें। तो इसी चीज़ को बोलते हैं बेटा पर्सोनिफिकेशन। मतलब कि किसी जो चीज़ केवल दिमाग में है या आइडियल में है, उस चीज़ को किसी एक पर्सन का चेहरा देना। इसको और क्लियर वर्ड में बोलते हैं एलेगरी ऑफ द नेशन। ठीक है, एलेगोरी ऑफ द नेशन। एलेगरी का मतलब भी यही है कि उसको किसी चेहरा देना। क्लियर। यहाँ पर आप स्टाम्प पेपर में आप देख सकते हो कि एक जो है मैरियाना, जो कि फ्रांस में थी, ठीक है, उसको एक दिया गया था। इसके माथे पर एक फूल वगैरह भी बंधे हुए हैं, पत्तियाँ सी पड़ी थी ना उस टाइम, जो हीरोनिज्म था उसको बताती थी पत्तियाँ। तो हुआ क्या कि जब ये हुआ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने फीमेल एलेगोरी को यूज करा कि सिंबल देने के लिए या उस तरीके को बताने के लिए, जिसमें जैसे कि लिबर्टी के लिए उन लोगों ने यूज करा कि रेड कैप होने चाहिए, ब्रोकन चेंज होनी चाहिए, इस तरह की। ठीक है। जस्टिस के लिए उन लोगों ने यूज किया था कि एक ब्लाइंड फोर्ड वुमेन है कैरिंग ए पेयर ऑफ विंग स्केल। मतलब कि आंख पे पट्टी बांधे हुए एक लेडी खड़ी है और हाथ में एक तराजू है, उसको उन्होंने जस्टिस के तरह यूज करा। इन सब बातों को इकट्ठा करते हुए उन लोगों ने फिर एक पूरे नेशन के लिए भी एक एलेगरी, वुमेन एलेगरी को बनाया। मीन्स अब तो केवल कुछ बातों के लिए बन रही थी, अब उन्होंने पूरे नेशन को सिंबलाइज कर दिया, जिसमें मैरियाना का नाम आपने पढ़ा था। मैरियाना जो थी उसको रेड कलर दिया गया था, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। ट्राई कलर था उसके पास, एक तिरंगा होता था, ठीक है, एक कोकेट भी था, मतलब एक माथे पर कलंगी टाइप बंधी हुई थी, आप लोगों ने देखा था ना। इसी तरह अब इस तरह की जो ये नेशन की जो इमेज बनी, जो भी बना, इसको इन्होंने पब्लिकली जगह जगह पर लगाया। दूसरा, इसके फोटो को स्टाम्प या कॉइन पर भी लगाया। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी को बताते थे। सब लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी कि दिस इज आवर माता, आवर मदर, ठीक है, भारत माता टाइप अपनी, कि हमें इसको फ्रीडम कराना है, इसको इस तरह बनाना है। यानी कि इसके पास टूटी हुई जंजीर होनी चाहिए, इसके हाथ में तलवार होनी चाहिए। समझ रहे? नेशन को उस तरह उन्होंने स्ट्रेंथ करने के लिए कि लोगों के दिमाग में बात आ जाए, क्लियर कट विजन हो कि एक्चुअल उन्हें करना क्या है। इंडिया में भी आपने भारत माता का नाम देखा। भारत माता अगर जंजीर में है यानी कि अब गुलाम है, समथिंग इस तरह की बातें। क्योंकि हर लोगों की बात में वो जो लिखी हुई थी ना, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने इसको विजुलाइज कर दिया ताकि फोटो देख के जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, अब हम क्या हैं। क्लियर। इसी तरह की एक फोटो थी जर्मेनिया की बनी, ये जर्मनी की थी, जर्मनी की माता जैसे अपनी भारत माता है। इसमें क्या था, इसके पास क्या है, एक क्राउन है, ये आपको क्राउन नजर आ रहा है जो ओक लीव का है। ये क्या है, ये ओक लीव स्टैंड करती है हीरोनिज्म को, यानी कि बहादुरी को। क्लियर। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद जो है इसके, ये मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। उसमें क्या है, उसके बाद ये तलवार है, स्वॉर्ड। ये क्या करती है कि ये अपनी रक्षा खुद कर सकती है।
क्लियर। उसके बाद इसकी तलवार पर कुछ पत्तियां भी हैं ओलिव की। ये पत्तियां क्या बताती हैं कि केवल सारे काम हम तलवार से नहीं करेंगे, कुछ पीसफुली भी करेंगे। मतलब कि वो डायलॉग सुना है, पित्तल का गोदाम नहीं है इधर, रोज का गार्डन भी है। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए। उसके बाद एक ये सामने की तरफ एक बाज का फोटो है जो उस वक्त की इसकी उसको बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी थी जो साम्राज्य था। ये ट्राई कलर का एक तिरंगा है, इन लोगों ने खुद ही इसको चूज किया था। अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो इस तिरंगे को लेंगे। क्लियर, इस तरह की कुछ बातें आई थी। अब हाँ, इन लोगों ने फिर बताया है कि किस तरह इनकी किस चीज़ का क्या मीनिंग था। जैसे कि ब्रोकन चेन थी, ब्रोकन चेन का मतलब क्या था, बीइंग फ्री, मतलब कि अब हम फ्री हो गए हैं। दूसरा क्या था, ब्रेस्ट प्लेट पर एक ईगल है जो आपको दिखा था, उस सिंबल का मतलब क्या है, एम्पायर की, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को बता रहा था। ठीक है। दूसरा है क्राउन पर ओक लीव है, उसका मतलब क्या है, हीरोइज्म, यानी कि मतलब बहादुरी को बता रहा है। स्वॉर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट, यानी कि हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, इतनी सक्षम है। क्लियर। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब कि शांति के लिए भी हम जगह रखते हैं। क्लियर। ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, ये जो झंडा था ये 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपनाया था। क्लियर। अगला क्या है, रेज ऑफ राइजिंग सन, मतलब क्या है कि जो पीछे से किरण वगैरह निकल रही है सूरज की, उसका मतलब क्या है कि अब न्यू इरा आ गया है, एक नया दौर आया है। क्लियर। ये सब बातें हैं, यहाँ आपको ये नज़र भी आ रही होंगी, देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद देखो ये फोटो एक, इसमें क्या है, जो जर्मेनिया है वो फॉलिंग डाउन है, नीचे गिरी हुई है। इसको आज की डेट में आप कोरोना वायरस से समझ सकते हो। अगर भारत माता को इस तरह दिखाया जाए, या इन जो यूएस या इटली है उसके अंदर इस चीज़ को दिखाया जाए, मतलब क्या है कि पूरा देश धराशायी हो गया है। क्लियर। नेशन चिंता में है, नेशन बहुत परेशानी में है, उसको गंभीर दिक्कतें हैं, कुछ इस तरह की इन बातों का असर था। क्लियर। अब यहाँ पे देखो फिर दोबारा जर्मेनिया को दिखाया गया है। इसमें क्या है, जर्मेनिया क्या है, गार्ड कर रही है राइन नदी को। एक राइन उस वक्त की रिवर है जर्मनी में, अपने यहाँ की गंगा है ना, उसी तरह जर्मनी में राइन है, इसके अंदर कोयला वोयला काफ़ी मात्रा मिलता है, तो ये उसको गार्ड कर रही है जर्मेनिया। और इस पे लिखा हुआ है जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, यानी कि जर्मनी की जो तलवार है वो जर्मनी की राइन को कर सकती है। ये बेटा फ्रांस के, जो फ्रांस है ना, फ्रांस के बॉर्डर पर है राइन, तो इधर फ्रांस है, इधर आपका जर्मनी है, इधर ये राइन है। तो हाँ, इस तरीके से एक बाउंड्री को भी बताती है कि आप गलत तरीके से इधर आ नहीं सकते, प्रोटेक्ट में है जर्मेनिया। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है जिसका मतलब है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब क्या है, नेशन को दिमाग में रखते हुए नेशन के लिए कुछ अच्छा करना इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, जिस भी तरह आप कर सकते हो, आज की डेट में कुछ ऐसी परिभाषा इसकी हो गई है। जिस टाइम चला गया था, जिस टाइम ये वर्ड कॉइन हुआ था, उस टाइम ये था कि हमको जो निरंकुश बातें हैं, जो ऑटोक्रेसी, उसको हटाना है। लेकिन आज की डेट में आते आते इसका जो वर्ड था वो चेंज होता गया। अब इसकी आज की डेट में ये है कि आप नेशन के लिए क्या बेटर कर सकते हो इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, उसको यूनिटी करो, उसको स्ट्रेंथ करो, उसके लिए कुछ अच्छा करो। आप अगर अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनते हो तो ये नेशनलिज्म कहलाएगा। क्लियर। आप लोग अगर गलत आदतों में पड़ जाते हो और अपना भी अच्छे से नहीं कर पाओगे तो ये एंटी नेशनलिज्म होगा। ठीक है, जिसमें एंटी टेररिस्ट वगैरह ये सब एक्ट लगते हैं। दूसरी बात है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, देखो ये नेशनलिज्म का ही एक टूल है। नेशनलिज्म का एक मतलब ये भी है कि अपने आप को एक्सपेंस करना, जो पहले था उसको एक्सपेंस करते जाओ। तो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, जो इधर उधर का जो एरिया है उसको भी कैप्चर करो और अपने में मिला लो। क्लियर। अगर हम चाहें तो अब पाकिस्तान भी हमारे पास आ जाए, इधर से नेपाल भी आ जाए, इधर से ये भी हो जाए, तो ये कहलाएगा इंपीरियलिज्म। क्लियर। अपना एरिया को एक्सपेंस करना। तो हुआ क्या बेटा कि जब 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें
बहुत अच्छी थी। सब लोग नेशनलिज्म को इस तरह समझ रहे थे कि हमें नेशन के लिए कुछ अच्छा करना है, दूसरे देशों में भी जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको सपोर्ट करना है। लेकिन बाद में आते आते जो भी उस वक्त के लिबरल या डेमोक्रेटिक जो भी थे आपस में, सब लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी, थोड़ा सा उनका बाकी लोगों ने भी इन्फ्लुएंस करा, ठीक है, ये आने लगी कि वह एक दूसरे के विरुद्ध काम करने लगे। हर देश अपने आप को एक्सपेंस करने पे उतर गया। उसके दिमाग में नेशनलिज्म से ज़्यादा इम्पीरियलिज्म बन गया। वो अपनी बाउंड्री को इधर उधर बढ़ाने लगा। इसकी सबसे मेन शुरुआत होती है बाल्कन से। बाल्कन का एक रीजन है, जैसे मैं बोलूँ एशिया एक साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन है, जिसमें आपके ये सिंगापुर या मलेशिया वगैरह आते हैं। इस तरह का एक रीजन था, जिसका रीजन था बाल्कन, यूरोप के अंदर। वो कौन सा रीजन था? ब्लैक सी था। ब्लैक सी के आसपास का जो एरिया था, ठीक है, रसिया से मिलता हुआ ये एरिया था। जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के बराबर है ब्लैक सी, इन दोनों के ऊपर जो एरिया है इसको बोलते हैं बाल्कन रीजन। इस वक्त के उस रीजन में जो मैं आपको बताऊं, आज की डेट के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोविया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सारी कंट्रियां उसी बाल्कन रीजन को डिनोट करती हैं। अब ये जो बाल्कन रीजन था, ये रीजन रिच सोर्स था। इसके अंदर कोयला सबसे ज़्यादा, लोहा इसके अंदर, ठीक है। उस टाइम तो इन्हीं चीज़ों की डिमांड थी। तो सब देश एक दूसरे के जो एरिया थे उनको हड़पने पर लग गए। अब इसका जो है बाल्कन जो रीजन था, उसी टाइम एक ओटोमन एम्पायर होता था, ठीक है, जहाँ पर खलीफा बोलते हैं, जिस पर हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट भी चला इंडिया में। तो ये ओटोमन जो एम्पायर था, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी पार्ट बाल्कन का ओटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल आ रहा था। क्लियर? अब हुआ क्या कि 16-17 सेंचुरी में जो ईस्ट की ये प्रॉब्लम हुई, इससे जो है ओटोमन एम्पायर की पावर कम होने लगी। पावर कम होने लगी तो इसके ये जो भी कंट्री थे, इन सब कंट्रियों ने एक फ्रीडम की डिमांड रख दी, ठीक है। ये जो थे इन्होंने फ्रीडम की डिमांड रख दी और ओटोमन एम्पायर से अलग होने की बात सोची। आपस में कुछ षड्यंत्र करते, कुछ लड़ाइयाँ लड़ते, इस तरह की कुछ बातें हुई। मैं अभी इसको यहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो साथ साथ ही करेंगे अभी। या बेटा 2 मिनट और सुन लो, इसी में हो जाए काम। देखो 19वीं सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर ने भी कुछ कोशिशें करी, अपने आप को मॉडर्न किया, ठीक है, और कुछ टेक्निक वगैरह भी चाहिए, इंटरनल रिफॉर्म भी करे। लेकिन ये चीज़ जो रिबेलियस थी, ये आपस में शांत नहीं हुई। इन लोगों को चाहिए था कि हमें फ्रीडम होना है इस तरह, क्योंकि ये अपने आप को मानते थे कि अब से पहले हम फ्री थे। कुछ बाहर की शक्तियाँ आई और उन लोगों ने हमारी फ्रीडम पर अंकुश लगा दिया। अब ये अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना चाह रहे थे। इस तरह इन्होंने पहले क्रीमिया, आपने क्रीमिया वॉर पढ़ा हो, क्रीमिया वॉर हुआ। क्रीमिया वॉर में क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस थे एक तरफ, दूसरी तरफ था रसिया। इन लोगों ने भी बाल्कन के कुछ रीजन पर अपना अधिकार करने के लिए लड़ाई लड़ी। बाकी हुआ कुछ नहीं। इटली और जो क्या नाम है जर्मनी थे, वो यहीं से बने थे, फिर यहीं से शुरुआत हुई उनकी बनने की। दूसरा, कुछ इन्होंने जो ओटोमन था उसके साथ भी लड़ाई लड़ी रसिया ने बाल्कन को लेकर। टर्की जो है, इस्तांबुल आपने नाम सुना हो, ये सब उसी के अंदर, ओटोमन के अंदर, इससे भी लड़ाई लड़ी। लेकिन हुआ कुछ नहीं, केवल छोटी मोटी ट्रीटियाँ हुई, जैसे सेंट स्टीफेनो की, इस तरह की ट्रीटी हुई। अगर आपको पता है बाल्कन वार का हुआ कब है? बाल्कन वार हुआ है 1912 में, 1930 में। 2 लड़ाइयाँ हुई हैं बाल्कन में, ठीक है। पहली लड़ाई के एक तरफ थे, एक सेकंड, पहली लड़ाई में जो थे उसमें थे सर्बिया, बुल्गारिया और यूनान, ठीक है। दूसरी लड़ाई में ये बुल्गारिया थोड़ा सा जो है अपने आप को सुपर पावर समझने लगा। सेकंड लड़ाई इनकी बंटवारे पर हो गई, जिसमें एक तरफ थे सर्बिया थे, दूसरी तरफ था बुल्गारिया। इसमें बुल्गारिया को हरा दिया गया, सर्बिया को मेजॉरिटी पार्ट दे दिया गया। इस तरह की बातें हुई। बेटा आप लोगों ने जाना कि ये जो बाल्कन जो रीजन था, इस पर सभी जो आसपास के देश थे सब ने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो एक दूसरे से एक तरीके से जेलिसी भी फील कर रहे थे
ठीक है, कि कोई भी इस क्षेत्र को ना ले ले, जिसमें आपके सभी देश ये शामिल थे, जिसमें आपका रसिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी था। ये सभी लोग इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए लगे हुए थे। इसी खींचतान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, जिसमें हुआ क्या था कि जो यहाँ पर ये लोग रहते, ये बाल्कन जो रीजन है ना, बाल्कन रीजन के अंदर रहते थे स्लाव, मोस्टली जो थे स्लाविक जाति है, ठीक है। हुआ क्या कि ये सर्बिया है आपका, मान के चलना, ठीक है। ये है ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया का प्रिंस था वो यहाँ सर्बिया में घूमने गया और इस प्रिंस की हो गई हत्या, यानी कि इसको मार दिया गया। अब मारने के बाद ऑस्ट्रिया ने सीधा इस पर अटैक करा, सर्बिया के ऊपर। सर्बिया की एवज में रसिया आया, ऑस्ट्रिया के लिए इधर से तुरंत जर्मनी आ गया। तो इस तरह की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ठीक है बेटा, उस टाइम का देखो एक फोटो है, ये जो मैप है, ये मैप उस वक्त का ब्रिटिश एम्पायर को बता रहा है। इसमें ये देखो ब्रिटानिया है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना आदमी सा, ये ब्रिटानिया है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का सिंबल किया गया था ना एम्पायर को। तो ये एक वर्ल्ड पर बैठा हुआ है, यानी पूरी दुनिया पर इसका शासन है, ठीक है। उसमें ऊपर क्या दिखाया गया है, ऊपर है फ्रीडम वाले, ये जो एंजल्स हैं, ये फ्रीडम को बैनर को लिए हुए हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अब फ्री है पूरी दुनिया के लिए, यानी पूरी दुनिया में उसका शासन है। जिसमें कुछ जो जानवर हैं या कुछ जो लोग हैं उनको सिंबलाइज किया हुआ है, जैसे हाथी वाला, इंडिया में मुगल थे ना, वो हाथी को यूज करते थे। इधर कंगारू दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया को डिनोट कर रहा है। ये एक जो है प्रिमिटिव पीपल दिखाया, मतलब आदिवासी टाइप, इस तरह की ये सिंबलाइज में शेर से किसी और शासन का। तो पूरी दुनिया को इन्होंने बताया कि हर जगह देखो ये जो एरिया है, इन एरिया में हर जगह शासन किसका है, ब्रिटिश का, ब्रिटिश एम्पायर को ये बता रहा है। तो इस तरह की जो बातें चल रही थी, एक नेशनलिज्म ने जो इम्पीरियलिज्म को इतना बढ़ा दिया, ठीक है। उसने क्या करा कि यूरोप में एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया। उस टेंशन बाद में डिजास्टर में कन्वर्ट हो गई। डिजास्टर मतलब कि जब सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर। अब ये जो मूवमेंट इस तरह के आए, इसी मूवमेंट के कारण एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट भी आए, जिसमें क्या थे कि जो लोग इस तरह की, मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन इंडिया में आकर जो यहाँ पर कॉलोनियाँ बना रहा था, कभी बंगाल में, कभी बम्बई में, कभी मैसूर में, तो इनके खिलाफ भी कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी उस वक्त के नवाब वगैरह, इनको बोलते हैं एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट। ये भी हर जगह अलग अलग चल रहे थे जैसे उनका होता। तो हुआ क्या कि जो नेशनलिज्म था, वो पहले नेशनलिज्म किसी और सेंस को लेकर उठा था कि अपने नेशन को बढ़ाना है, लेकिन बाद में उसका सेंस क्या हो गया कि दूसरे देशों को भी हड़पना है। क्लियर। तो ये नेशनलिज्म का जो था वो अपने आप को रेप्लिकेट करता चला गया और अपनी जो उसकी डेफिनेशन थी वो टाइम टू टाइम बदलती चली गई। क्लियर। अब आगे के चैप्टर में यही बात पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म ने किस तरह इम्पीरियलिज्म को बढ़ाया, इम्पीरियलिज्म से कैसे एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट आए, मतलब इंडिया में आया, फिर कैसे मूवमेंट चले, इस तरह की। उसके बाद फिर इनको फ्री होने के किस तरह मूवमेंट चले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ये वाली बातें देखेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर इसी से थोड़ा लिंक है। क्लियर। ठीक है। ओके।